हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम उन रहस्यमयी और महान नाविकों की कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिन्हें पूरी दुनिया वाइकिंग्स के नाम से जानती है। अक्सर इतिहास में उनकी इमेज बस एक खूंखार लुटेरे की तरह दिखाई जाती है, राइट? पर सच तो ये है कि उनकी कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है। आज हम इस रूढ़िवादी इमेज को तोड़ेंगे और उनके समाज, उनकी खोजों और उनके असली इतिहास को समझेंगे। ये सच में एक बेहद दिलचस्प सफर होने वाला है। ओके, चलिए सीधे चलते हैं 793 एडी में। लिंडस्फाने के बिल्कुल शांत और पवित्र मठ पर अचानक एक ऐसा हमला हुआ जिसने रातों रात पूरे यूरोप को दहला दिया। ये कोई आम युद्ध नहीं था। तेज जहाजों पर सवार होके आए इन अनजान हमलावरों ने बिना किसी वार्निंग के ऐसी तबाही मचाई कि पूरे महाद्वीप में खौफ फैल गया। और एग्जैक्टली इसी एक घटना ने इतिहास में वाइकिंग्स को हमेशा के लिए वॉरियर और खूंखार लुटेरे का टैग दे दिया। ये इतना अचानक था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। अब अगर हम इस पूरे टाइम पीरियड को ध्यान से देखें तो क्लियर होता है कि ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। 8वीं शताब्दी से शुरू होकर 11वीं शताब्दी तक के इस पूरे स्पैन को ऑफिशियली वाइकिंग एज माना जाता है। 793 एडी के लिंडस्फार्ने हमले से लेकर 1066 एडी के बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज तक लगभग 300 सालों तक इन नॉर्स एक्सप्लोरर्स ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बनाए रखा। भाग 1, पुश फैक्टर्स और तकनीक। चलिए देखते हैं कि वो क्या कारण थे जिन्होंने इस महाविस्तार को जन्म दिया। अब इन दो अलग अलग रियलिटीज को समझते हैं। एक तरफ थी स्कैंडिनेविया की हार्श रियलिटीज, जमा देने वाली ठंड और खेती के लिए बेहद कम जमीन। जिंदा रहना अपने आप में एक रोज का स्ट्रगल था। यही वो सबसे बड़े पुश फैक्टर्स थे जिन्होंने इन्हें समंदर की तरफ रुख करने पर मजबूर किया। और दूसरी तरफ थी नई महत्वाकांक्षाएं। समंदर के उस पार एक बेहतर जिंदगी, ढेर सारा धन, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और बसने के लिए उपजाऊ जमीन। सो ये सिर्फ लड़ने का शौक नहीं था, ये सर्वाइवल और ग्रोथ की एक बेसिक ह्यूमन नीड थी जिसने उन्हें लहरों से लड़ने की हिम्मत दी। और उनकी इस सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उनकी कमाल की लॉन्ग शिप इंजीनियरिंग। सीरियसली, ये कोई साधारण नावें नहीं थीं। ये लॉन्ग शिप्स बेहद हल्के और तेज थे। सबसे खास बात ये थी कि ये गहरे समंदर की ऊंची लहरों और उथली नदियों दोनों जगह आराम से नेविगेट कर सकते थे। इसी रेवोल्यूशनरी डिजाइन की वजह से ही वो किसी भी तटीय या नदी किनारे बसे शहर पर अचानक से सरप्राइज अटैक कर पाते थे। लिटरली इसी टेक्नोलॉजी ने उनके लिए पूरी दुनिया के रास्ते खोल दिए। भाग 2, आक्रमण और वैश्विक विस्तार। यहाँ से शुरू होता है उनका आक्रामक ग्लोबल एक्सपेंशन। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ निकल कर आती है वो ये कि उनका विस्तार सिर्फ रैंडम लूटपाट तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने कॉम्प्लेक्स मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और नई सभ्यताओं की नींव रखी। जैसे इंग्लैंड में डेनमार्क के राजा क्नूत द ग्रेट ने एक पूरे एम्पायर पर रूल किया। फ्रांस में तो शासकों को उन्हें नॉर्मंडी का हिस्सा ही सौंपना पड़ा, जहां से पावरफुल नॉर्मन सभ्यता निकली। और पूर्व की तरफ स्वीडिश वाइकिंग्स ने रूस में एंटर किया और किवियन रूस की स्थापना की। बेसिकली वो सिर्फ अटैकर्स नहीं थे, वो बहुत ही स्मार्ट रणनीतिकार और स्टेट बिल्डर्स भी थे। उनका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। इतिहास में एक फैक्ट अक्सर छिप जाता है। इन एक्सप्लोरर्स ने क्रिस्टोफर कोलंबस से सदियों पहले ही नॉर्थ अमेरिका में कदम रख दिया था। है ना हैरानी की बात? एरिक द रेड ने बर्फीले ग्रीनलैंड को खोजा और वहां बस्तियां बसाईं, और उसके बाद उनके बेटे लीफ एरिक्सन ने एक कदम और आगे बढ़कर अटलांटिक महासागर पार किया और विनलैंड तक पहुंचे, जो आज के मॉडर्न कनाडा का हिस्सा है। ये उनकी अदम्य हिम्मत और बेजोड़ नेविगेशन स्किल्स का सबसे सॉलिड प्रूफ है। भाग 3, वाइकिंग संस्कृति के अंदर। चलिए अब इनके समाज और धर्म के भीतर थोड़ा और झांक कर देखते हैं। इनकी सोशल हायरार्की को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो सोसाइटी मेनली 3 वर्गों में बटी हुई थी। सबसे टॉप पर थे ताकतवर राजा और एलीट वॉरियर्स जो शासन और सुरक्षा संभालते थे। उनके ठीक नीचे एक सबसे बड़ा ग्रुप था जिसमें आम किसान, कारीगर और व्यापारी आते थे। ये एक तरह से वहां की इकोनॉमी की बैकबोन थे। और सबसे नीचे थे दास या स्लेव्स, जिन्हें अक्सर युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उनसे फिजिकल लेबर करवाया जाता था। काफी वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। यहाँ एक बड़ा ही सरप्राइजिंग कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। एक तरफ इन्हें इतने ब्रूटल वॉरियर्स माना जाता था, पर दूसरी तरफ समाज में औरतों को बेहद मजबूत पोजीशन मिली हुई थी। उस दौर के बाकी ऑर्थोडॉक्स यूरोपीय समाजों के मुकाबले वाइकिंग महिलाओं के पास सरप्राइजिंग लेवल पर अधिकार थे।
वो प्रॉपर्टी की मालिक हो सकती थीं, अपना बिजनेस चला सकती थीं, और अगर शादी सही न चले तो फॉर्मली तलाक भी डिमांड कर सकती थीं। ये उस समय के हिसाब से इनक्रेडिबली प्रोग्रेसिव था। इस संस्कृति को डीपली समझने के लिए उनकी रिलीजियस बिलीव्स को जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये देवता आज हमारे मॉडर्न पॉप कल्चर का भी एक बड़ा हिस्सा हैं। नॉर्स माइथोलॉजी में उनके सुप्रीम गॉड थे ओडिन, जिन्हें विजडम और वॉर का देवता माना जाता था। फिर आते हैं थॉर, जो बिजली और इमेंस पावर के सिंबल थे। उनका हथौड़ा दुश्मनों में खौफ पैदा करता था। और ऑफ कोर्स लोकी, छल और शरारत के देवता, जो हमेशा नई मुश्किलें खड़ी करते थे। ये बस कहानियां नहीं थी, ये उनका पूरा वे ऑफ लाइफ था। भाग 4, अंत और प्रभाव। अब देखते हैं कि इस खतरनाक एरा का अंत कैसे हुआ और उनकी क्या विरासत बची। चलिए देखते हैं कि 11वीं शताब्दी तक आते आते क्या बदला। कुछ बड़े बदलावों ने वाइकिंग शक्ति को खत्म करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा कारण था ईसाई धर्म का तेजी से फैलना, जिसने उनकी ओल्ड रिलीजियस बिलीफ्स और आक्रामक जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। दूसरा, यूरोपीय देशों ने अपनी मिलिट्री पावर और डिफेंसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो अब सरप्राइज अटैक्स करना आसान नहीं बचा था। और तीसरा पॉइंट, खुद स्कैंडिनेविया के अंदर परमानेंट और स्टेबल मोनार्कीज एस्टैब्लिश हो गई थीं। सो नेचुरली आज़ाद घूमने वाले योद्धाओं का वो दौर अपने आप धीरे धीरे खत्म हो गया। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि जब वाइकिंग युग खत्म हुआ तो वो अपने पीछे सिर्फ तबाही नहीं छोड़ गए थे, उन्होंने एक कमाल की परमानेंट लेगेसी छोड़ी। एडवांस समुद्री तकनीक, पूरे यूरोप के ट्रेड नेटवर्क को एक नया बूस्ट देना, यहाँ तक कि आज बोली जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज में भी ढेर सारे नॉर्स शब्दों का सीधा इन्फ्लुएंस है। और अगर मीडिया की बात करें, वाइकिंग्स, द नॉर्थमैन और असैसिन्स क्रीड वल्हाला जैसे मैसिव हिट्स डायरेक्टली उन्हीं के इतिहास से प्रेरित हैं और हमें उनके रोमांचक युग की याद दिलाते हैं। तो फाइनली एक बड़ा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए इस पूरे सफर को देखने के बाद। क्या वाइकिंग्स को यूरोप का सबसे बड़ा खतरा माना जाना चाहिए, या फिर उस दौर के सबसे फियरलेस पायनियर्स जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री की सीमाओं को आगे बढ़ाया? मिथक और वास्तविकता के बीच का ये बैलेंस हमेशा हमें इन लेजेंडरी वॉरियर्स के बारे में नए फैक्ट्स खोजने के लिए मजबूर करता रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।